हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बीपीएससी में अपनी तैयारी, अपनी सीट को पक्की करने के लिए आप अपनी मेहनत जी जान से कर रहे होंगे। और इसी क्रम में मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ भाषा विज्ञान, जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो भी चीज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सभी चीज़ हम देखने वाले हैं, चाहे आपका बीपीएससी में टीजीटी हो, पीजीटी हो, 6 to 8, 9 to 10 या 11 to 12, आप सभी को बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो भाषा विज्ञान जो है वो आपका एक अच्छा वेटेज रखता है अपने एग्ज़ाम में। आपको मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन भी दिखाया है, तो आप उससे एनालिसिस कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि भाषा विज्ञान से आपके जो प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अभी हम 2-4 दिन में जो है भाषा विज्ञान को ख़त्म करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, तो मैंने इसको आपको इस प्रकार से समझाने की कोशिश की, आप इसको एक नज़र देख लीजिए। सबसे पहले जो है हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास और भाषा परिवार, जिसमें हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को देखेंगे। यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट देखेंगे आज। ठीक है, आज हमारा ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट डे आपको खड़ी बोली हिंदी का विकास बताएंगे, जिसमें हम आपको भारतेंदु पूर्व युग जो है, पूरा डेट आपको याद रखना है, ये डेट आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगति, प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित जितने भी हिंदी भाषा का विकास किस किस दिशा में आगे बढ़ा है, कौन कौन सी रचना है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो सभी चीज़ों पर भी हम ध्यान देंगे। इसके बाद तीसरे दिन जो है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र, ये थोड़ा सा विस्तृत है, क्योंकि क्वेश्चन को ना हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो थ्योरी क्लास रहेगा ये पूरा। ठीक है, तो थ्योरी कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चन करके आप जो है चीज़ों को बेहतर नहीं समझ सकते हैं। अगर आपका आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन आपने किया उससे कुछ अलग अगर आपका पूछ लिया जाता है तो आपको वहीं पर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए आपको थ्योरी क्लास देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं थ्योरी भी आपके लिए व्याकरण में कोशिश कर रही हूँ, जो हमने अभी तक नहीं किया है वो सभी चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आऊँ। ठीक है, तो देखिए हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र, ये हम इसको हम कर लेंगे एक दिन। और इधर फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको हम ख़त्म कर लेंगे एक दिन में, तो 4-5 दिन लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम पूरा इसको ख़त्म कर लेंगे। एक दिन में हम पूरा बर्डन नहीं डालेंगे। राजभाषा से प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है, उपभाषा से प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है, देवनागरी लिपि, भारतीय परिषद, हिंदी परिषद, जो भी आपके निदेशालय बने हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वो सभी मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। सभी चीज़ें डिटेल में आपको दे दी जाएगी। ठीक है, उसको आप 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लेकिन ये पूरा क्लास ख़त्म होने के बाद, जब हम पूरा भाषा विज्ञान फिनिश कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूँगी। ठीक है, और इसके बाद जो है हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप क्या है वो भी हम देखेंगे। तो पूरा जो है यहाँ पे आपका भाषा से प्रश्न जितना भी बन सकता है वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद लास्ट में जब हमारा थ्योरी पूरा ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके करवाऊंगी। लगभग 70-80 प्रश्न हम इसका करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रश्न आपका होगा। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे भाषा विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसको हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में देखेंगे और यहाँ से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, जो भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सब हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये टॉपिक को आप नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से आपका 5 से 7 क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इक्वली। जहाँ भी आपका हिंदी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे आपका ये पूछा जाता है। तो हम हिंदी भाषा विज्ञान को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। और देखिए अब जो नया पैटर्न जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन का, उसमें आपको भाषा विज्ञान से प्रश्न देखने को मिल रहा है और अच्छे लेवल का मिल रहा है। पिछले बार भी धीरेन्द्र वर्मा से आपका जो है प्रश्न देखने को मिला था। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिलते हैं, कुछ इजी रहते हैं, कुछ थोड़ा मॉडरेट रहता है और कुछ थोड़ा हार्ड लेवल का प्रश्न भी उसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको हर एक लेवल के चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज जो है आपको यही एक वीडियो मिलेगा। ठीक है,
क्योंकि इसका PDF बनाने में ही आज मेरा पूरा समय निकल गया। तो क्योंकि मैं खुद से ही सारा कुछ करती हूँ, तो इसलिए घर का सब कुछ आपको सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। और यहाँ पे आज एक ही क्लास में आपको दे पाऊँगी। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री हम लगभग अंत की ओर हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हमारा लगभग ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब संविधान सभा हम देखेंगे और इसके बाद एक दो पॉइंट हम पत्रिका पे देखेंगे। पत्रिका से जो है आपका BPSC में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो हर एक चीज़ मैं आपको करवाऊंगी। उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। और आपके एग्ज़ाम के डेट बढ़ गए तो अच्छी बात है, तो आपको और भी ज़्यादा टाइम मिल गया, और भी ज़्यादा कैटेगराइज करके हम जो है चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय मिला है तो और अच्छे से इसको हम फिनिश करेंगे। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे जल्दी से जल्दी आपको शेयर करना है। सभी लोगों तक शेयर कीजिए, जितने भी आपके दोस्त बंधु हैं उनको शेयर कीजिए, और उनको भी इस क्लास का लाभ मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये सभी मैंने आपको टॉपिक दिखा दिए कि यहाँ से हम जो है देखने वाले हैं। अब देखिए, आपको इसको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर नोट ना करना चाहें तो आपको PDF भी मिल जाएगी 2-4 दिन के अंदर, ठीक है। जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तो बार बार एक ही चीज़ आपको पूछना नहीं है। मैं आपको सारे, आई होप मैंने सारे क्वेरीज को आपका सॉर्ट आउट कर दिया है। अब हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास क्या है, भाषा परिवार क्या है, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को ध्यान से समझना है आपको, और बहुत ही अच्छे से हम चीज़ों को समझेंगे। आपका मॉक टेस्ट मैंने ख़त्म नहीं किया है, आपका मॉक टेस्ट भी हम लेके चलेंगे, पर भाषा विज्ञान को अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसीलिए आपको 4-5 दिन जो है अभी हम भाषा विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे और इसको लेके चलेंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात रही GK GS की, तो GK GS की भी क्लास आपकी चलेगी, पर अभी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए ये आज ही आपको एक ही क्लास मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, हिंदी भाषा का विकास जो है संस्कृत भाषा से हुआ। सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान रखना है, अर्थात हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं। सभी को पता है ये बात। चलो आगे देखेंगे। संस्कृत से पाली भाषा विकसित हुई, और पाली से प्राकृत विकसित हुआ, और प्राकृत से क्या विकसित हुआ, अपभ्रंश, और अपभ्रंश से आपका अवहट विकसित हुआ, और अवहट से आपका हिंदी भाषा का जन्म होता है। तो ये आपको इसी प्रकार से याद रखना है, ये क्रम आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। संस्कृत में भी आपका, अभी आपको आगे बताऊंगी, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, एक एक चीज़ पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। संस्कृत में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो आप इतना समझिए कि क्रम इसका क्या है। संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद आपका प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, उसके बाद आपकी हिंदी, ठीक है। तो प्रश्न आपका किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ ले, आपका आंसर सही होना चाहिए। कैसे? अगर आपसे ये प्रश्न भी देखने को मिला है कि प्राकृत के पूर्व कौन सी भाषा विकसित हुई, तो आपको भाषा पे नहीं जाना है, आपको पता है कि प्राकृत से पहले क्या था, पाली था, तो आंसर आपका पाली हो जाएगा। कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझते चलना है, क्रम को अच्छे से समझ के चलना है। अब देखिए, विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 13 भाषा परिवार में विभाजित किया गया है, ठीक है। कितनी भाषाएं हैं? 3000 भाषाओं को मुख्यतः 13 भाषा परिवार में विभाजित किया गया है। ये इस प्रकार से है, किस प्रकार से हैं इसको आप देखिए, ये 13 कौन कौन से हैं, ठीक है। तो भारोपीय है, जिसमें आपका भारत और यूरोपीय मिक्स है, ठीक है। इसका द्रविड़ भाषा है, चीनी है, सेमेटिक है, हेमेटिक है, आग्नेय है, यूराल अल्टाइक है, बांटू है, रेड है, रेड इंडियन, काकेसस है, सूडानी, जापानी, कोरियाई और बुशमैन। तो यहाँ पे जो है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कुल आपके कितने भाषा परिवार में बटा गया है? 13। बस इसमें आपको इतना सा बात याद रखना है कि 13 भाषा परिवार में इसको विभाजित किया गया है। विश्व की जो लगभग 3000, यहाँ पे कुछ एक्यूरेट नहीं है, लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में विभाजित किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा क्रम, इसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से आपके भाषा परिवार विभाजित किए गए हैं। इतनी सी बात समझ में आपको आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, आपको सभी पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलना है, बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती,
तिब्बती। तो ये 4 जो है ना आपके, वो 4 भाषा परिवार में आते हैं। तो 13 तो हैं, लेकिन भारत में कितने हैं? 4 भाषा परिवार हैं। पहले तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा डिटेल में आपका पूछा जाता है, तो हर एक चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे भारोपीय परिवार क्या होता है। तो भारोपीय परिवार की भाषाएं भारत, यूरोप तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है। यह पहले भाषा परिवार है, क्योंकि भारत में भारोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक है, लगभग कितना है? 73%। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो जो जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है। और सबसे छोटा जो भाषा परिवार है वो कौन सा है? चीनी तिब्बती, लगभग 0.7%। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आपका, ये सब आपका छोटा छोटा क्वेश्चन है जहाँ से आपका पूछा जाता है। तो इसको समझ में आ गया कि भारोपीय परिवार की भाषाएं क्या होती है, जिसमें भाषा यूरोप, भारत, यूरोप और आसपास के क्षेत्र से मिलकर ये फैली हुई है भाषा इसमें। और सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ठीक है, यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है। कौन सा? भारोपीय। ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा, तो इसको ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि भारत में भारोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, ये क्लियर है आपको? सबसे बड़ा कौन सा है? भारोपीय है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो चीनी तिब्बती। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हिंदी भारोपीय परिवार की भारतीय ईरानी शाखा की उपशाखा भारतीय आर्य भाषा है। अब यहाँ पे ये क्या बात आपको कहा गया है, तो ध्यान से समझेंगे कि हिंदी भारोपीय परिवार की भारतीय ईरानी शाखा, इंडो एरेनिक, ठीक है, ईरानियन, यहाँ पे ईरानी और भारतीयों की बात की जा रही है। तो भारोपीय परिवार की भारतीय ईरानी शाखा की उपशाखा क्या है? भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। कैसी है? वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है, यानी श्लिष्ट भी आपका कहाँ कहीं कहीं आपके ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो याद रखें, आकृति या रूप के आधार पर विश्लिष्ट या श्लिष्ट भाषा कौन है? हिंदी। अब देखिए ये बात आपको ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय भाषाओं के आंकड़ों के अनुसार 43.63% जो लोग हैं वो मातृभाषा उनकी हिंदी है। ये आपका सोर्स कौन सा है? तो 2011 का जनगणना। तो भारतीय भाषाओं की बात ये की जा रही है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। एक बार इसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको फिर से ये जो है अच्छे से बैठ जाए। सबसे पहले हमने देखा इसका क्रम क्या है? तो संस्कृत, इसके बाद पाली, इसके बाद प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के बाद हिंदी। कुल कितने? 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? तो भारोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक। आपका प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा भाषा परिवार नहीं है, और इनमें से कोई भी आपको डाल देगा। यूराप, अल्टाइक, बांटू, रेड इंडियन, काकेसस, सुडानी, जापानी, कोरियाई, बुशमैन तो आपके ऑप्शन में भी आया है। तो ये सारे आपके डाले जा सकते हैं, और इसके बाद कोई एक अलग सा कुछ डाल दिया जाएगा, और इसमें कोई भाषा डाल दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए डाल दिया अपभ्रंश। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं कि भाषा परिवार के अंदर वो नहीं आता है, तो वो उसको टिक कर देंगे। तो इसलिए आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सा आपका 13 भाषा परिवार है। ये आपने देखा। फिर भारत के 4 भाषा परिवार है, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। यही 4 जो है भाषा परिवार भारत में पाए जाते हैं, मिलते हैं। ठीक है, अब भारोपीय सबसे बड़ी भाषा परिवार है। इसमें क्या हमने देखा? भारोपीय सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसका जो है 73% लोग जो है भाषा परिवार बोलने वाले हैं। ठीक है, और चीनी तिब्बती सबसे छोटा है। इतनी बात समझ में आ गई? याद हो गया अच्छे से? हिंदी भारोपीय परिवार की भारतीय ईरानी शाखा की उपशाखा क्या है? भारतीय आर्य भाषा है। और आकृति या रूप के आधार पर हिंदी क्या है? वियोगात्मक और विशिष्ट या फिर श्लिष्ट भाषा कहलाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% जो है प्रतिशत लोग मातृभाषा हिंदी उनकी है। तो ये हमने पूरा पॉइंट देख लिया। अब हमको ये देखना है कि आर्य भाषा जो है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। अभी हमने यहाँ पे देखा ना कि भारोपीय परिवार की भारतीय ईरानी की शाखा है भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब ये आर्य भाषा को भारत में 3 भागों में बांटा गया।
ठीक है। भारतीय आर्य भाषा, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय आर्य भाषा कितनी भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो ये डेट आपको याद रखना है, ये डेट आपका डेफिनेटली पूछा जाता है। तो ये कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वो आपका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व आपका है, और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत इसके अंदर आता है। ठीक है, तो प्राचीन है तो बस सिंपल सा संस्कृत सबसे प्राचीन है ना, तो बस वही उसमें होगा। अब संस्कृत तो सबको पता है, वैदिक है एक लौकिक है, तो यहाँ पे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत किसके अंदर आ जाएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर आ जाएगा। और इसका काल आपको बस याद रखना है, इतनी सी बात है और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे 500 से ख़त्म हुआ तो 500 से यहाँ शुरू हो जाएगा, 500 से 1000 ईस्वी, ये सब पूर्व नहीं है, ठीक है, ईस्वी। तो ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसके अंदर क्या आता है, तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, जो संस्कृत के बाद और हिंदी से पहले जो भाषाएं विकसित हुई वो आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर आता है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। संस्कृत सबसे प्राचीन है तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर आता है, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है ये संस्कृत के बाद और हिंदी से पहले आने वाली भाषाएं हैं, जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा क्या होता है, तो यहाँ पे 1000 ईस्वी से अब तक की जो भाषाएं हैं, जैसे हिंदी की बोलियाँ, मराठी, बांग्ला, उड़िया आदि जितने भी बोलियाँ हैं, ये सब आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंदर आता है। और यहाँ से प्रश्न आपका बहुत तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको पता है कि प्राकृत अगर पूछ लिया जाए, प्राकृत किस आर्य भाषा के अंदर आता है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक या फिर मध्य और प्राचीन दोनों, ऐसे किसी भी तरह से घुमा के पूछ ले, आपको पता है कि मध्यकालीन के अंदर पाली आता है, प्राकृत आता है और अपभ्रंश आता है। ठीक है, यहाँ पे 1500 से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यहाँ 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, यहाँ 1000 ईस्वी से अब तक, बस ऐसे आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राचीन आर्य भाषा की तरफ बढ़ते हैं। तो प्राचीन आर्य भाषा क्या है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और इसकी अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, और संस्कृत के 2 रूप हैं, आप सभी को पता है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब इसको क्या किया, थोड़ा सा इसको 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो है वो वैदिक संस्कृत माना गया, जिसमें वैदिक संस्कृत को 4 भागों में विभाजित किया गया। आप सभी को पता है, ये जो संहिताएं हैं आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 भागों में विभाजित किया गया वैदिक संस्कृत को। और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सब आपका वैदिक संस्कृत के अंदर आता है। इसके लिए यास्क या पाणिनि द्वारा छांदस नामक प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये आपको बस ध्यान में रखना है, इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ ये ध्यान रखिए में अगर पूछा जाए आपसे कि ऋग्वेद हो या यजुर्वेद हो, सामवेद हो, ब्राह्मण, उपनिषद हो, इस प्रकार से प्रश्न आपका पूछा सकता है कि ये किसके अंतर्गत आएगा, तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। लौकिक संस्कृत में क्या है, तो लौकिक संस्कृत में जो है ये डेट याद रख लीजिए, 1000 के बाद 1000 से 500 ईसा पूर्व जो है, टोटल कितना था, 1500 से 500, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व, है ना। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1500 से 1000 तो है वैदिक संस्कृत, और 1000 से 500 क्या है, लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो पाणिनि ने इसे संस्कृत भाषा नाम दिया है, पाणिनि ने इसे लौकिक संस्कृत को संस्कृत भाषा का नाम दिया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी, वाल्मीकि का रामायण, वेद व्यास का रामायण, महाभारत और पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उपनिषद या फिर जो वेद हैं वो आपके किस में रचित हैं, वैदिक संस्कृत में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब जो है किससे रचित है, लौकिक संस्कृत में रचित है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पाणिनि की अष्टाध्यायी बहुत बार पूछी गई है, याद रखेंगे, ये लौकिक संस्कृत के अंदर आता है। वाल्मीकि का रामायण हो चाहे महाभारत पुराण हो, ये सब आपका लौकिक संस्कृत के अंदर आता है, वैदिक के अंदर नहीं आता है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सभी ये इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आता है, ये डेट आपको याद रखना है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंदर हिंदी की बोलियां आती है,
जो भी आपके विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं वो आ जाती हैं। और प्राचीन भारत की बात करें आर्य भाषा की, तो इसमें 2 प्रकार से बटा हुआ है ये, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में आपका वेद आ जाते हैं चारों, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सब आ जाते हैं। और लौकिक संस्कृत में आपका पाणिनि के अष्टाध्यायी हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, ये सब आपका लौकिक संस्कृत में आता है। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर क्या आता है ये हमको देखना है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में निम्नलिखित 3 भाषाएं विकसित हुई थी। कौन कौन सी? तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, अभी हमने देखा है ऊपर। तो पाली भाषा का समय क्या है? 500, इतना ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा पर आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक माना जाता है। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। प्रथम प्राकृत किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो पाली को ही जो है प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। यह भारत की प्रथम देश भाषा थी। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना हुई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि बौद्ध साहित्य आपके किस भाषा में रचित है? तो पाली भाषा में रचित है। ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। भगवान बुद्ध के सभी उपदेश इसी भाषा में है और इसे मागधी भाषा भी कहते हैं। तो पाली भाषा को मागधी भाषा भी कहते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन बोल रही हूँ, नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्राकृत। प्राकृत क्या है यहाँ पे? तो पहली ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक का जो समय है वो प्राकृत भाषा का रहे हैं। ये अलग से आपका जो है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का समय नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि ये किस आर्य भाषा के अंदर आता है। तो ये मध्यकालीन आर्य भाषा के अंदर आता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना है आपको कि इस अवधि में सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड, महाराष्ट्रीय, मागधी और अर्ध मागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुईं। किसमें विकसित हुई? अपभ्रंश मत लगा देना, प्राकृत में विकसित हुई इस अवधि में, ठीक है। और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। पहला प्राकृत किसे कहते हैं? पाली को कहते हैं। द्वितीय प्राकृत किसे कहते हैं? प्राकृत को कहते हैं, ठीक है। प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है और भगवान महावीर के सभी उपदेश प्राकृत भाषा में है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपको पता है, तो बौद्ध धर्म में जो है पाली भाषा का यूज़ हुआ और महावीर जो है यहाँ पे जैन धर्म जो है, भगवान महावीर जो हैं ये प्राकृत भाषा में सभी उपदेश दिए हैं। तो यहाँ पे जैन धर्म की बात करें, महावीर के उपदेशों की बात करें तो प्राकृत भाषा के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट छोटा छोटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखिए आपका अपभ्रंश आ गया। तो यह भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था आप सभी को पता है। तो अपभ्रंश का विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य में हुआ। ये डेट याद रख लेना क्योंकि अपभ्रंश का काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए अपभ्रंश की शुरुआत जो है वो 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू के समय से मानी जाती है, ठीक है। और पौमचर्यु अर्थात राम काव्य की रचना के कारण अपभ्रंश का वाल्मीकि भी से कहा जाता है। ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है ऑलरेडी कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। ये पॉइंट याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट ही आपको मैं बता रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा आपको विचलित नहीं होना, इसीलिए मैं आपको एक दिन में सभी चीज़ें नहीं बता रही हूँ, नहीं तो वो सारा आपका खिचड़ी हो जाएगा। लास्ट में समराइज़ कर दूँगी एक बार, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए अपभ्रंश की कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अपभ्रंश से जो है आपका काफ़ी क्वेश्चन बनता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य एक समय संक्रांति काल कहा गया। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी इसके बीच का जो एक समय था वो आपका संक्रांति काल कहा गया था। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पुरानी हिंदी को ही जो है अपभ्रंश किन्होंने कहा था ये भी आपको पता होगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे यहीं पे दिया हुआ है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे देखिए, बस देखते जाइए आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या बात आपको कहा गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो।
अब देखिए, कवि धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा, ये ध्यान रखना, भविष्यत कहा ये काफ़ी पूछा जाता है। तो ये रचना किसकी है? धनपाल की है। कैसे याद कराया था आपको मैंने? भविष्य में किसकी चिंता होती है? धन कमाने की चिंता होती है ना। अभी धन कमाने के लिए ही तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपको जॉब चाहिए, जॉब करेंगे तभी तो धन आएगा, तभी तो सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, है ना। तो धनपाल द्वारा रचित भविष्य कहा याद रखोगे ना हमेशा। भविष्य में हम किसकी चिंता करते हैं? धन की चिंता करते हैं। तो धनपाल किसकी रचना है? सॉरी, भविष्य कहा किसकी रचना है? धनपाल की रचना है, ठीक है। और धनपाल ये जो रचना है ये अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य अगर पूछा जाए तो धनपाल रचित भविष्यत कहा हो जाएगा। अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी तथा विद्यापति ने देसी बैना अर्थात देसी भाषा कहा है। अभी इसमें आप जितना भी ज़्यादा वेरी 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 लगा दो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाप लगेगा आपको अगर आप इसको छोड़ते हैं तो, है ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बहुत बनता है और यकीन मानिए कई सारे लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं उन्हें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अपभ्रंश को किसने क्या कहा? तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, ध्यान से समझेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास कहा है, ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है और विद्यापति ने देसी भाषा कहा है। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। देसील बन्ना नाम से इनका जो है एक पंक्ति भी काफ़ी प्रसिद्ध है जो विद्यापति का है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैं आपको रचना बता रही हूँ ना, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनता है, ठीक है। तो इस भाषा के प्रमुख रचनाकार कौन कौन है? विद्यापति की कीर्तिलता, रोड़ा कवि की राउरवेल, शिलांकित कृति है, आपको पता है बहुत अच्छे से, मैंने आदिकाल में ये सभी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, सभी काल हमने बहुत अच्छे से ख़त्म किया है। तो हिंदी साहित्य के जितने भी आप लोग विद्यार्थी जितने भी हो, पहले काल वाइज सभी को ख़त्म कर लेना। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इतना आप कर लेंगे तो साहित्य को आप अच्छे से समझने लग जाएंगे और ये सभी चीज़ें आपको फिर बहुत आसान लगेगी, ठीक है। तो रोड़ा कवि का राउरवेल, दामोदर पंडित का उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये सब आपका अपभ्रंश में लिखा गया है। अब्दुल रहमान का संदेश रासक, ये नाम आपको याद रखने हैं। निम्न में से कौन अपभ्रंश भाषा में रचित रचना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो है ना इम्पॉर्टेंट वाले हैं, सभी को नहीं डाल दिया जाता एग्जाम में, भी आपसे कुछ जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो विद्यापति की कीर्तिलता आपको ध्यान रखनी है। और कीर्ति रोड़ कवि लिखा है, यहाँ पे रोड़ा भी कहते हैं इसको, ठीक है। रोड़ा कवि जो है इसकी रचना है राउरवेल। दामोदर पंडित की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और अब्दुल रहमान का संदेश रासक, ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको पेन चेंज कर लेती हूँ। चलिए, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को ही अवहट का नाम दिया गया है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था, ठीक है, जानते हैं उत्तर मतलब पोस्ट, जो उत्तर के बाद की जो अवस्था आई उसको अब अवहट का नाम दे दिया गया। इसका समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना गया। तो दामोदर पंडित, अब्दुल रहमान, विद्यापति आदि ने अपनी भाषा को अवहट बताया है, ये भी बात आपको याद रखना है। इन्होंने क्या कहा है? अपनी भाषा को अवहट कहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये कीर्तिलता किस में रचित है? फिर अवहट में रचित है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है आधुनिक आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं क्या है ये? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ, अपभ्रंश के ही विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये आपको याद रहेगा। तो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी, 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी और 1850 से अब तक का वो आधुनिक हिंदी माना गया। प्राचीन हिंदी, तो यहाँ पे देखिए आपके जो अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास जो हुआ है वो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, सौरसेनी अपभ्रंश, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है।
सौरसेनी अपभ्रंश, इसके अंदर क्या आता है आपका? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। सीधा सीधा प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन सी जो भाषा है वो उपभाषा, कौन सी ऐसी उपभाषा है जो आपके इस अपभ्रंश के अंदर आती है? निम्न में से कौन सा अपभ्रंश है जिसमें पश्चिमी हिंदी आती है? इस प्रकार से बहुत प्रश्न आपके बनते हैं, तो याद कर लो इसको, ऐसे ही 10 बार लिख लीजिए आप अपने कॉपी में, याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश में आता है आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अब अर्धमागधी, अर्धमागधी आपका जो है अर्धमागधी अपभ्रंश, तो यहाँ पे पूर्वी हिंदी आता है आपका, जिसमें आपका क्या है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको हम आगे फिर पढ़ेंगे और अच्छे से। अर्धमागधी जो अपभ्रंश है उसमें पूर्वी हिंदी है, ठीक है, और पूर्वी हिंदी के अंदर कौन सा आता है आपका? अवधी आता है, बघेली आता है और छत्तीसगढ़ आता है। आपको पता है बहुत अच्छे से, ये पूर्वी हिंदी के अंदर यही 3 बोलियाँ आपकी, 3 भाषाएं आपकी आती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मागधी अपभ्रंश जो है बिहारी हिंदी इसी के अंदर आता है, बांग्ला इसी के अंदर आता है, उड़िया भी इसी के अंदर आता है और असमिया भी इसी के अंदर आता है, मागधी अपभ्रंश के अंदर आता है, ठीक है। पहाड़ी काफ़ी ज़्यादा, खस अपभ्रंश जो है इसके अंदर पहाड़ी आता है, ये आपको याद रखना है। और आगे अगर मैं बात करूँ तो ब्राचड़ अपभ्रंश जो है इसमें पंजाबी आता है और सिंधी आता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता रह होना चाहिए। और महाराष्ट्री अपभ्रंश में आपका मराठी आता है, ये तो आपको याद रहेगा, तो आसानी से इसको याद कर सकते हैं, बार बार पढ़िए आपको याद हो जाएगा। सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, जिसके अंदर ये 3 भाषाएं आपकी आती हैं। मागधी अपभ्रंश बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये सब आपका मागधी अपभ्रंश के अंदर आता है। और खस अपभ्रंश के अंदर आपका पहाड़ी आता है, और ब्राचड़ अपभ्रंश में आपका पंजाबी और सिंधी आता है। ये ब्राचड़ काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है सिंधी में, ठीक है, सिंधी से पूछा जाता है, तो याद रखें सिंधी और पंजाबी ये दोनों ही आपके ब्राचड़ अपभ्रंश से संबंधित हैं, ठीक है। और यहाँ पे मराठी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। समझ में आ गया क्या है ये? क्योंकि हमने जाना इसको, इसका हमने क्रम जाना। सबसे पहले क्या था आपका? संस्कृत, संस्कृत था। इसके बाद आपका क्या आया? पाली। पाली से फिर विकसित होके क्या बन गया? प्राकृत बन गया। प्राकृत से विकसित होके क्या बन गया? अपभ्रंश बन गया, ठीक है, अपभ्रंश बन गया। अब आपको पता है कि ये अपभ्रंश से विकसित होके ही हिंदी बनी है, ठीक है, ये पता है आपको। तो ये कौन कौन से अपभ्रंश से कौन सी हिंदी भाषा बनी है, यही यहाँ पे आपको बताया गया है। समझ में आ गया अब आपको? क्लियर है अच्छे से? चलिए अब देखिए हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति से प्रश्न आपके कुछ बनते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं कि क्या है ये आपका। तो यहाँ पे देखिए वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। सबसे पहला फैक्ट तो आपको यही ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी आने से पहले हिंदी का नाम कैसे हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं था। जब तक आपका वैदिक संस्कृत था, लौकिक संस्कृत था, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश था, तब तक हिंदी का कोई वजूद नहीं था। वस्तुतः हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, किसकी देन है? ईरानियों की देन है। हिंदी किसकी देन है? ईरानियों की देन है। याद कर लो, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा बनता है। संस्कृत की श ध्वनि फारसी में ह बोली जाती है। कैसे? तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो सप्ताह को हफ्ता कहते हैं, फारसी में क्या कहते हैं? हफ्ता। सप्ताह को हफ्ता कहते हैं। स ध्वनि ह में बदल जाती है। असुर को क्या कहते हैं? अहुर कहते हैं। तो इसलिए आपको जो अहुर है वो असुर का पर्यायवाची भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये आपके फारसी भाषा में अहुर हो जाता है और असुर आपका संस्कृत का शब्द है, ठीक है। अब सिंधु जो है आपका संस्कृत का शब्द है और इससे आपका हिंदू बना है। क्लियर है आपको? हिंदू क्या है? फारसी भाषा है। अगेन आपको समझ में आनी चाहिए कि हिंदू क्या है? आपकी फारसी भाषा है। तो अब आगे देखिए, भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा
भारत की पश्चिम सीमा के पास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते हैं। हिंदू से हिंद शब्द बना। कालांतर में सिंधु नदी पार कर संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा। यह आपको बताया जा रहा है कि हिंदी किस प्रकार से प्रयोग में आई। तो हिंदी भाषा, हिंद की भाषा क्या कहलाई? हिंदी कहलाई। अतः हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। तो मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अभ्रंश भाषाओं के लिए जबान ए हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। हिंदी शब्द का विकास क्रम इस प्रकार से है। पहले था क्या? सिंधु, सिंधु से बना हिंदू जो कि फारसी में बन गया। इसके बाद हिंद में आपका ई जुड़ गया और ये हिंदी बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हिंदी आपका अस्तित्व में आया। अब देखिए, भारत में साहित्यिक भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से भिन्न जन सामान्य की भाषा के लिए भाषा या भाखा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। ये पंक्ति भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पंक्ति भी आपकी जो है पूछी जाती है कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। भाखा मतलब भाषा। तो ये कबीर की पंक्ति है। एक और पंक्ति है, लिखी भाखा चौपाई कहे, ये जायसी की पंक्ति है। एक और पंक्ति आपकी है जो भाखा से संबंधित है, भाखा भनित मोरी मति थोरी, ये आपकी तुलसी की पंक्ति है और तुलसीदास जी की पंक्ति है। और एक पंक्ति है आपका केशव दास का, भाखा बोल न जानही जिनके कुल के दास। तो ये केशव की पंक्ति। तो इस प्रकार से कुछ पंक्तियों से पता चलता है कि भाषा को भाखा शब्द का प्रयोग भी किया जाता था साहित्यिक रूप में। ठीक है, साहित्य की भाषा में। तो कहा जाता है कि अमीर खुसरो, जिनका जो समय है वो 1253 से 1325 ईस्वी है, सबसे पहले भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। तो ये आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन आपका ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। तो ये समय भी आप याद रख लीजिए, ये भी बन जाता है क्वेश्चन आपका। और अमीर खुसरो ने सबसे पहले बार हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, भाषा या भाखा के जगह पर। और खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हुई। ठीक है, तो इसको अस्तित्व में लाने वाले कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी हिंद कोश की रचना की। ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है। अमीर खुसरो से पिछली बार उनके गुरु से क्वेश्चन बना था आपका, उसी प्रकार से इस बार आपका यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो अमीर खुसरो ने खालिक बारी की रचना क्यों की थी? गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की थी। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से फारसी हिंदी कोर्स कौन सा होगा, कोर्स कौन सा होगा? तो यहाँ पे खालिक बारी आपका फिर राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि प्रश्न आपका किस किस प्रकार से बन सकता है। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार आया है। हिंदी के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन के जफरनामा 1424 में मिलता है। ये प्रश्न भी आपका इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सफरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये जो है आपका नेक्स्ट है आपका खड़ी बोली हिंदी का विकास, ये हम कल देखेंगे। खड़ी बोली हिंदी का विकास में आपका सभी युग से संबंधित प्रश्न यहाँ पे आपका जो भी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित कुछ बातें आपकी कही गई हैं, जहाँ से देखिए जितनी भी रचनाएं हैं जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, समाचार पत्र से प्रश्न बनते हैं, ये सब हम देखेंगे, पूरा कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो ये भारतेंदु युग वो था आपका भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, आप देख सकते हैं द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित प्रश्न है। और इससे संबंधित जो संस्थाएं हैं हिंदी के विकास के लिए, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। इसके बाद हमारा हिंदी की उपबोलियां हैं जो हम उसके अगले दिन करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में आपको सारी बातें समझाई जाएंगी।
ठीक है, तो बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने देखा क्रम था संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। उसके बाद आपकी हिंदी आ गई। 3000 विश्व के लगभग भाषाओं में 13 भाषा परिवार शामिल किया गया, विभाजित किया गया। भारोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, ये काफ़ी आपका ऑप्शन में देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। सेमेटिक, हेमेटिक क्या है आपका? भाषा परिवार है। आग्नेय, आग्नेय सिर्फ शैल के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं, तो ये भाषा परिवार के अंदर भी आता है। यूराल, अल्टाइट, बांटू, रेड इंडियन, काकेसस, सुडानो, जापानी, कोरियाई और बुशमैन, ये याद रखेंगे। 13 भाषा परिवार है। और भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो 4 भाषा परिवार हैं। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 73% लोग इसको बोलते हैं। और सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है? चीनी, तिब्बती। ये भारत के भाषा परिवार की बात यहाँ पे की जा रही है। और भारतीय ईरानी जो है शाखा के अंदर ही आपका आर्य भारतीय आर्य भाषा आता है, जिसको और आकृति और रूप के आधार पे हिंदी को वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा कहते हैं। और यहाँ पे ये भी पता है कि मातृभाषा हिंदी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय भाषाओं के आंकड़ों में 43.63% जो है आपका मातृभाषा हिंदी है। इसके बाद हमने क्या देखा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है आपका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत इसके अंदर आ जाएंगे। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में आपके 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी माने जाते हैं। इसके अंदर आपके पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आ जाएंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंदर 1000 ईस्वी से अब तक की बात की जा रही है, जिसमें आपकी हिंदी की प्रत्येक बोलियां आपकी देखने को मिलती है आधुनिक आर्य भाषा में। फिर हमने सभी को डिटेल से समझा। प्राकृत आर्य भाषा के अंदर आपके 2 संस्कृत आते हैं, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। इसमें क्या आपके जानने वाली बात है? तो 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत को जोड़ा गया है 4 भागों में। ये 4 क्या है आपकी? वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये सभी आपके जो हैं किसके अंदर मिलते हैं? वैदिक संस्कृत के अंदर आते हैं। और यास्क या पाणिनि द्वारा छंदास में इसके बारे में आपको जानकारी भी मिलती है। लौकिक संस्कृत में आपका पाणिनि ने इसे संस्कृत भाषा भी कहा है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी, वाल्मीकि का रामायण, वेद व्यासकृत, महाभारत, पुराण आदि सब रचना आपकी किसकी है? लौकिक संस्कृत की है। इसके बाद हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को देखा, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। पाली इसके अंदर आता है। पाली में हमने क्या इंपॉर्टेंट देखा कि इसे हम प्रथम प्राकृत भाषा भी कहते हैं और भारत की प्रथम देश भाषा भी इसे कहा जाता है। ये प्रश्न आपका बना है ऑलरेडी, ध्यान रखेंगे। और बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में की गई। मागधी भाषा भी इसी को कहते हैं। ठीक है, जो आपका आगे चल के जो मागधी अपभ्रंश बनता है, ये आपका पाली से संबंधित है। आगे देखिए प्राकृत जो आया आपका इसके बाद, तो 500 ईस्वी जो है, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक आपका प्राकृत भाषा रहा। इसके अंदर हमने जो है सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्ध मागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित की। यह आपका प्राकृत के अंदर आता है और इसको हम द्वितीय प्राकृत कहते हैं। आगे हम देखेंगे, इसके बाद था हमारा अपभ्रंश। अपभ्रंश में हमने जाना कि ये 500 ईस्वी से 5000 ईस्वी के मध्य विकसित हुआ। और अपभ्रंश का शुरुआत जो है वो स्वयंभू के पौमचर्यु से माना जाता है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो पौमचर्यु स्वयंभू को कहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। 8वीं शताब्दी के ये कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने देखा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहलाता है? संक्रांति काल कहलाता है। और धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? प्राकृताभाष कहा। रामचंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा और विद्यापति ने देसी भाषा कहा है। ये तीनों ही प्रश्न आपके बन चुके हैं ऑलरेडी, ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, इस भाषा के प्रमुख रचनाकार की बात करें तो विद्यापति की कीर्तिलता, रोड़ा कवि की राउरवेल, दामोदर पंडित की उक्ति व्यक्ति प्रकरण और अब्दुल रहमान के संदेश रासक, ये सभी रचनाएं इसके अंदर आ जाएंगी। और अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अवहट कहा जाता है। और इसका समय आपका दिया गया 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। और दामोदर पंडित, अब्दुल रहमान, विद्यापति आदि ने अपनी भाषा को अवहट बताया है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने देखा आधुनिक आर्य भाषा, जिसको
तीन भागों में विभाजित किया गया, प्राचीन हिंदी, मध्य हिंदी, आधुनिक हिंदी। ठीक है, तीन भागों में विभाजित किया गया। और इसके बाद हमने जो है अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, ये हमने देखा कि सौर सेनी अपभ्रंश के अंदर आपका पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, मागधी अपभ्रंश के अंदर बिहारी, बांग्ला, उड़ीसा और असमिया का विकास हुआ, खस अपभ्रंश के अंदर पहाड़ी का विकास हुआ, और ब्राह्मण अपभ्रंश के अंदर पंजाबी और सिंधी का विकास हुआ, और महाराष्ट्री अपभ्रंश के अंदर मराठी का विकास हुआ। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो गई होंगी। यहाँ पे हमने देखा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से आपकी देखने को मिलती है, किस प्रकार से जो है संस्कृत का श शब्द श ध्वनि जो है वो आपका फारसी में ह बोला जाता है। इस प्रकार से जो आपका हिंद से सिंध से आपका हिंद बना, और हिंद से आपका हिंदी शब्द का विकास हुआ, और किस प्रकार से जो है साहित्यिक भाषा में भाषा को भाखा के रूप में प्रस्तुत किया गया। और खड़ी बोली का सर्वप्रथम हिंदी और हिंदवी का प्रयोग किसने किया, अमीर खुसरो ने किया। और अमीर खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंदवी शब्द जो है मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित होता है। इन्होंने सबसे अच्छी रचना की खालिक बारी। खालिक बारी क्या थी, तो फारसी हिंदी कोश थी, और गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए इन्होंने ये रचना की थी। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द की 30 बार जो है प्रयोग किया गया है, और हिंदी शब्द का 5 बार प्रयोग किया गया है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सफीरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग, प्राचीनतम मतलब सबसे पहला प्रयोग कह सकते हैं, किसने किया था, जफरनामा में किया गया था सफीरुद्दीन के द्वारा। तो ये सभी चीज़ें आज हमने देखी, बहुत अच्छे से मैंने आपको इसकी रिवीजन भी करवा दी गई है, और इसका पूरा पीडीएफ आपको ये पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद मिलेगा। तो बिल्कुल इसको ध्यान से आपको समझना है, और इसका लास्ट में हम क्वेश्चन देखेंगे जब हम पूरा थ्योरी ख़त्म कर लेंगे इसका। तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।